हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब अमित एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा कृत्रिम गर्भधान। इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों, जो पशु परिसर भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है कृत्रिम गर्भधान, प्रजनन की विधियाँ। तो कृत्रिम गर्भधान है, उसकी जो प्रजनन की विधियाँ हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या क्या लाभ है इसके, क्या क्या नुकसान है, संकर प्रजनन क्या है, इसके बारे में सबसे पहले है। जो पशु होता है उसको गर्भित करने की दो विधियाँ प्रचलित है। कितनी दोस्तों विधियाँ हैं? दो विधियाँ प्रचलित है। पहले कौन सी है दोस्तों? जो प्राकृतिक प्रजनन विधि। दूसरी है कृत्रिम प्रजनन विधि या कृत्रिम गर्भधान विधि। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले है हमारी प्राकृतिक प्रजनन विधि। इसमें क्या है? पशु प्रजनन का सबसे सरल तरीका है। सबसे सरल और आसान तरीका कौन सा है दोस्तों प्रजनन का? तो प्राकृतिक प्रजनन विधि है, वो सबसे सरल और आसान है। इसके बाद इसमें प्राकृतिक नर व मादा पशुओं का योग्य बनाती है एवं चेतना उत्पन्न करती है। जो प्राकृतिक जो प्रजनन विधि है इसमें क्या है? जो नर व मादा है उसको क्या है, वो योग्य बनाती है और एवं चेतना उत्पन्न करती है। ये दोनों आपस में संभोग या सेक्सुअल कंटेंट करके नया जीवन उत्पन्न कर सके। दोस्तों, प्राकृतिक प्रजनन में क्या है? जो मादा और नर होते हैं इसे योग्य बनाती है और उसमें जो चेतना उत्पन्न करती है। और जो संभोग के लिए क्या है? संभोग करके नया जीवन उत्पन्न करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला है कृत्रिम कृत्रिम प्रजनन या कृत्रिम गर्भधान विधि। इसमें क्या है दोस्तों? स्वस्थ नर पशु का वीर्य प्राप्त करके मादा के मध आने पर विशेष प्रकार के यंत्रों द्वारा वीर्य को मादा की जननेंद्रिया या योनि में पहुंचाना कृत्रिम गर्भधान कहलाता है। दोस्तों क्या है? जो एक स्वस्थ नर होता है उसका वीर्य लेके क्या है, जो मादा होती है वो मध में आने पर जो विशेष प्रकार के यंत्र, जो कृत्रिम गर्भधान के जो यंत्र होते हैं, जो उपकरण होते हैं, उसको क्या है, वीर्य को लेके जो मादा होती है उसके जननेंद्रिया या योनि में पहुंचाया जाता है। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं कृत्रिम गर्भधान कहते हैं। इसके बाद भारत में कृत्रिम गर्भधान की जो विधि होती है उसका विकास डॉक्टर संपत कुमार इंपोर्टेंट है दोस्तों। भारत में कृत्रिम गर्भधान की विधि का विकास किसने किया था? तो डॉक्टर संपत कुमार ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर संपत कुमार ने किया था। कब किया था? तो 1939 में पैलेस डेयरी फार्म मैसूर में किया था। डेयरी पैलेस फार्म मैसूर में किया था। डॉक्टर संपत कुमार ने किया था, 1939 में किया था भारत का पहला कृत्रिम गर्भधान। इसके बाद दोस्तों नोट क्या है? प्राकृतिक विधि में एक सांड एक वर्ष में लगभग 100 गायों को गर्भित कर सकता है। जो प्राकृतिक विधि होती है जो प्रजनन की, उसमें जो एक सांड होता है वो एक वर्ष में 100 गायों को गर्भित करता है। जबकि जो कृत्रिम गर्भधान की विधि है उसमें एक सांड एक वर्ष में 1000 गायों को गर्भित कर सकता है। दोस्तों, इसमें प्राकृतिक और जो कृत्रिम है उसमें अंतर बताया गया है। जो प्राकृतिक रूप से यदि प्रजनन करे दोस्तों तो वो क्या है, एक सांड एक वर्ष में 100 गायों को गर्भित कर सकता है। परंतु यदि कृत्रिम गर्भधान की बात करें तो उसमें एक सांड लगभग एक वर्ष में 1000 गायों को भी गर्भित कर सकता है। राजस्थान में कृत्रिम गर्भधान का काम फ्रेश मिनी स्ट्रा काम में ली जाती है। जो भारत में जो विधि ली जाती है, राजस्थान में जो कृत्रिम गर्भधान की विधि ली जाती है वो कौन सी है दोस्तों? तो फ्रेश मिनी स्ट्रा काम में ली जाती है, जिसमें वीर्य की मात्रा कितनी होती है? तो 0.25 ml होती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राजस्थान में काम में ली जाने वाली गर्भधान की कौन सी विधि सबसे बेस्ट है? तो फ्रेश मिनी स्ट्रा विधि है जो काम में ली जाती है। इसके बाद दोस्तों बात करें, वीर्य संरक्षित तरल नाइट्रोजन गैस में रखते हैं। जो वीर्य होता है उसको क्या है, एक संरक्षित जो नाइट्रोजन होता है उसमें रखा जाता है। और उसका तापमान कितना होता है दोस्तों जहाँ पर ये रखा जाता है वीर्य? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और ठोस नाइट्रोजन गैस का जो तापमान होता है कितना होता है दोस्तों? तो वो होता है 212 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इंपोर्टेंट दोस्तों, 195 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होते ही या तापमान ज़्यादा होते ही नाइट्रोजन गैस वाष्पीकृत हो जाती है। दोस्तों, जो टेम्परेचर है दोस्तों इसका जो वीर्य को सुरक्षित रखा जाता है तो इसे क्या है, एक अनुमानित या जो सुरक्षित तापमान होता है उसमें रखा जाता है। या तो तापमान कम होगा या तापमान ज़्यादा होगा तो उसमें क्या है, नाइट्रोजन गैस होती है वो क्या है, वाष्पीकृत हो जाती है, जिससे जो वीर्य रखा हुआ अंदर वो क्या है, सुरक्षित रहता है। इसके बाद है कृत्रिम गर्भधान करने से पहले शुक्राणु को एक्टिव करने के लिए एक्स्ट्रा को 30 सेकंड के लिए लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले पानी में डालते हैं, जिसे त्वरण कहते हैं। कहने का अर्थ यह है दोस्तों, जो कृत्रिम गर्भधान जो डॉक्टर आता है वो कृत्रिम गर्भधान करने से पहले जो शुक्राणु होते हैं उसको एक्टिव करने के लिए जो उसका एक्स्ट्रा होता है जिसमें जो वीर्य रखा होता है उसको 30 सेकंड के लिए लगभग कितने डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग 37 डिग्री। दोस्तों इंपॉर्टेंट है,
37 डिग्री मतलब जो वीर्य को एक्टिव करने के लिए कितनी डिग्री या सेंटीग्रेड तापमान पर रखा जाता है दोस्तों, तो 37 डिग्री। 37 डिग्री तापमान वाले पानी में डालते हैं, जिसे थोइन कहते हैं। दोस्तों आ सकता है क्वेश्चन कि थोइन किसे कहते हैं, तो ये कृत्रिम गर्भधारण करने से पहले शुक्राणु को एक्टिव करने की विधि, जहाँ पर जो स्ट्रा होता है उसे 30 सेकंड के लिए 37 डिग्री तापमान वाले पानी में क्या करता है, डाला जाता है, तो उसे थोइन कहते हैं। नाइट्रोजन गैस रंग, स्वाद और गंध तीन होती है। जो नाइट्रोजन गैस उसमें होती है जिसमें वीर्य रखा होता है, वो क्या होती है, रंग नहीं होता, उसमें स्वाद और गंध होती है। इसके बाद दोस्तों अगला है वीर्य एकत्रीकरण। वीर्य एकत्रीकरण क्या है दोस्तों, तो इसकी 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं वीर्य एकत्रित करने की? 3 विधियां हैं। कौन सी है दोस्तों? पहली है कृत्रिम योनि विधि। कौन सी है? कृत्रिम योनि विधि। इसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रो इजैकुलेशन, इलेक्ट्रो इजैकुलेशन विधि। इसके बाद है मासेज मेथड। कौन सी है? मासेज मेथड। ये 3 विधियां हैं जो वीर्य एकत्रित करने की विधि है। इसके बाद दोस्तों कृत्रिम गर्भधारण की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं? पहली है दोस्तों गाय और भैंस। जो गाय और भैंस में जो की जाती हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे कहते हैं रिकेटोवेनल। क्या कहते हैं? रिकेटोवेनल मेथड कहते हैं। जो घोड़ी में की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वेगनल। क्या कहते हैं? वेगनल मेथड कहते हैं। और जो भेड़ और बकरी में की जाती है उसे क्या कहते हैं, तो वेगनल स्पेकुलम मेथड। क्या कहते हैं? वेगनल स्पेकुलम मेथड कहा जाता है। और जो सुअर में किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्रॉक स्कोप पिप्टोन मेथड। क्या कहते हैं? पिप्टोन मेथड कहते हैं। क्रॉक सो पिप्टोन मेथड कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला है, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, कृत्रिम गर्भधारण की विधियों के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद दोस्तों कृत्रिम गर्भधारण में काम आने वाले उपकरण। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जो कृत्रिम गर्भधारण किया जाता है तो उसमें उपकरण होते हैं, उसका जो यूज लिया जाता है तो कौन से हैं? पहले है दोस्तों AI गन। कौन सी है? AI गन होती है। वो किसकी बनी होती है? तो स्टील की बनी होती है। AI गन है वो स्टील की बनी होती है। इसके बाद AI सिद्ध। AI सिद्ध वो किसकी बनी होती है? तो प्लास्टिक की। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि AI गन है वो किसकी बनी होती है? स्टील की बनी होती है, जबकि AI सिद्ध होता है वो प्लास्टिक की बनी होती है। सीमन स्ट्रा PSC। दोस्तों सीमन स्ट्रा PSC की बनी होती है जिसमें वीर्य रहता है। जो सीमन स्ट्रा है दोस्तों इसमें क्या है, जो PVC होता है जो बनी होती है जिसमें वीर्य रहता है। राजस्थान में फ्रेश मिनी स्ट्रा काम में ली जाती है। राजस्थान में जो कृत्रिम गर्भधारण की विधि ली जाती है काम में, वो कौन सी है दोस्तों, तो फ्रेश मिनी स्ट्रा काम में ली जाती है, जिसमें वीर्य की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? 0.25 ml होती है। इसके बाद बात करें दोस्तों LN2। क्या है दोस्तों LN2? क्या है, तो क्या है ये? क्रियोकेन। क्या है? क्रियोकेन जार है एक। ये एल्यूमिनियम का या स्टील का बना होता है। ये एल्यूमिनियम या स्टील का बना होता है जिसमें तरल नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। दोस्तों LN2 क्या है, तो ये एक क्रियोकेन जार होता है जो एल्यूमिनियम या स्टील का बना होता है जिसमें तरल नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। वह वीर्य को सुरक्षित रखा जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद राजस्थान का पहला सीमन बैंक या सीमन वीर्य बैंक कहाँ पर है, तो कहाँ है दोस्तों? बस्सी जयपुर में है। और दूसरा कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर में। राजस्थान का सीमन स्पर्म बैंक कह सकते हैं आप इसे। इसके बाद गर्भित करने का स्थान, जो पशु होता है इसको गर्भित करने का जो स्थान है दोस्तों क्या है, तो प्राकृतिक विधि में वीर्य योनि के भीतर भाग या गर्भाशय के गिरवा के पास छोड़ा जाता है। जो प्राकृतिक रूप से जो गर्भित करने की विधि है उसमें जो वीर्य है या तो योनि के भीतर या गर्भाशय के गिरवा के पास छोड़ा जाता है, जबकि कृत्रिम गर्भधारण विधि में वीर्य को गर्भाशय गिरवा या सविकर्ष के मध्य भाग में छोड़ते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट है कृत्रिम और प्राकृतिक विधि में। इसके बाद गर्भाशय का सामान्य परीक्षण, जो गर्भावस्था है उसका सामान्य परीक्षण, इसकी पुष्टि के लिए पशु के गर्भधारण के 60 दिन पश्चात गर्भधारण की जांच की जाती है। दोस्तों कृत्रिम गर्भधारण यदि कर दिया है, ये उसका पता कैसा है कि पशु गर्भित हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके 2 महीने बाद, जब कृत्रिम गर्भधारण कर दिया है उसके 2 महीने बाद उसकी गर्भधारण की जाँच की जाती है। इसके बाद गर्भावस्था या प्रसव के समय पशु की देखभाल। दोस्तों गर्भावस्था या प्रसव के समय जो पशु होता है उसकी क्या क्या देखभाल, क्या उसके रखरखाव रखने चाहिए, तो गाय के ब्याने के 2-3 माह पूर्व दूध निकालना बंद करने से। जब गाय गर्भित हो तो उसके 2 या 3 महीने पहले क्या है, वो दूध निकालना बंद कर देना चाहिए। गर्भाशय के अंतिम तिमाही में लगभग 1 किलोग्राम अतिरिक्त दाना लेना चाहिए। यदि पशु गर्भित है तो उसके 3 महीने बाद लगभग उसे 1 किलो अतिरिक्त दाना देना चाहिए जो पौष्टिक हो। इसके बाद पाचनशील भोजन लेना चाहिए। ऐसा भोजन या ऐसा सारा खिलाना चाहिए जो जल्दी से पाचन कर सके। इसके बाद दोस्तों प्रसव के लक्षण। जब पशु प्रसव के लक्षण क्या है कि पशु प्रसव करने वाला है
तो उसके क्या क्या लक्षण करेगी, वो क्या क्या क्रिया करेगी, गाय भैंस जो भी है। तो गाय बार बार उठती बैठती है, गाय है वो बार बार उठती और बैठती है। गाय के एन व थन फूल जाते हैं। दोस्तों गाय होती हैं उसके थन और जो दूध इंद्रियां होती हैं वो क्या है, फूल जाती हैं। बग वलवा पर झुर्रियाँ पड़ जाती, तो उसके बग और जो वलवा होता है उस पर क्या है, झुर्रियाँ पड़ जाती है। गाय सारा दाना खाना बंद कर देती है। गाय होती है या जो भैंस होती है वो खाना खाना या सारा चरना बंद कर देती है। पशु में पट्टे ढीले पड़ जाते हैं, जो पशु होता है उसके जो पुट्टे होते हैं वो क्या है, ढीले पड़ जाते हैं। प्रसव के समय सर्वप्रथम एक थैली दिखाई देती, प्रसव करने से पहले पशु जो भी है उसके क्या है, सर्वप्रथम थैली दिखाई देती है, जिसके साथ प्रसव क्रिया शुरू हो जाती है। दोस्तों प्रसव की ये इंपॉर्टेंट है, क्या एक थैली दिखाई देती है, तो आपको पता चल जाएगा ये अब प्रसव करने वाली या ब्याने वाली है। इसके बाद पशु को गाड़ी दूध से भर जाती है, तो पशु की जो गाड़ी होती है वो क्या है, थन होते हैं वो क्या है, दूध से भर जाते हैं। ये इसके प्रसव के लक्षण हैं। इसके बाद बात करें प्रसव के समय देखभाल। अब दोस्तों यदि कोई पशु प्रसव करने वाला है या बने वाला है तो उसके क्या क्या देखभाल करनी चाहिए। प्रसव के समय सफाई व विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों जब पशु प्रसव कर रहा हो तो उस समय क्या है, सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रसव के समय पशु को अनावश्यक रूप से न छेड़े, उसे स्वाभाविक रूप से ब्याने देना चाहिए। दोस्तों प्रसव करते समय पशु को अनावश्यक रूप से न छेड़े, उसे कोई भी उंगली ना करे, जो स्वाभाविक रूप से जो प्राकृतिक रूप से जो ब्याह रहा है उसे ब्याने देना चाहिए। इसके बाद जब थैली दिखने के 1 घंटे पश्चात यदि बच्चा बाहर ना आवे तो बच्चे को निकालने में पशु की सहायता करे या चिकित्सक की सहायता ले। यदि जब उसकी थैली बाहर आ गई है फिर भी वो प्रसव नहीं कर पा रहा है तो उसकी सहायता करनी चाहिए। यदि उसके बाद यदि उससे भी काम न चले सहायता के बाद भी, तो उसे पशु चिकित्सक को उसे संपर्क करना चाहिए, उसे बुलाना चाहिए। इसके बाद प्रसव के तुरंत बाद गाय को गुड़, अजवाइन, सौंठ व मेथी आदि का पानी उबाल कर देना चाहिए। यदि प्रसव हो गया है किसी पशु का तो उसके बाद उसे गुड़ का या अजवाइन का, सौंठ का, मेथी का आदि का पानी उबाल कर देना चाहिए। इसके बाद बात करें अगली संकर प्रजनन। दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, संकर प्रजनन। संकर प्रजनन किसे कहते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या है, 2 अलग अलग पशु होते हैं, उसका नर और मादा का, जो नर का वीर्य लेके दूसरी मादा में, जो दूसरी नस्ल की मादा होती है उसमें स्थानांतरण कर दिया जाता है। तो क्या है दोस्तों, इस विधि में 2 अलग अलग पशुओं का आपस में प्रजनन कराया जाता है। इस विधि में जो 2 अलग अलग पशु होते हैं उसका प्रजनन कराया, जैसे थारपारकर और साहिवाल का। थारपारकर और साहिवाल का, थारपारकर का नर और साहिवाल की मादा, इन दोनों को क्या है, मिश्रण करवाया जाता है उसका। इसके बाद इस विधि का प्रयोग ऐसे पशुओं को पैदा करने के लिए जाता है जिसको बाजार में बेचा जाता है, जिसे सूअर व मुर्गी पालन। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जो संकर प्रजनन इसलिए किया जाता है तो वो दोस्तों क्या है, उसे बाजार में बेचने के लिए या मांस उत्पादन के लिए उसका प्रजनन करवाया जाता है, जैसे सूअर और मुर्गियों में ये सर्वाधिक होता है। इसके बाद बात करें, इस विधि का प्रयोग दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाता है। जो संकर प्रजनन है इस विधि का उपयोग किस लिए किया जाता है, दूध उत्पादन के लिए किया जाता है, मांस उत्पादन के लिए भी किया जाता है, अंडे उत्पादन के लिए भी किया जाता है। आमतौर पर इस विधि का प्रयोग पशुओं की नस्ल उत्पादन करने के लिए कहा जाता है। इस विधि का आमतौर पर प्रयोग इसलिए किया जाता है कि जो उसकी नस्ल होती है उसको उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है संकरण प्रजनन की कई विधियां हैं। जो संकरण प्रजनन है इसके कई प्रकार हैं, तो कौन कौन से हैं, पहले है क्रिस क्रॉसिंग। क्या है दोस्तों, क्रिस क्रॉसिंग, तो क्या है, इस विधि में 2 अलग अलग नस्लों के एक ही प्रजाति के पशुओं को आपस में प्रजनन करवाया जाता है। 2 अलग अलग नस्लें होती हैं, उसकी जो प्रजाति है उसका प्रजनन करवाया जाता है, आपस में प्रजनन करवाया जाता है। और इस विधि में मादा और उसकी संतान को बेहतर किया जाता है। जो मादा होती है तो उसकी संतान होती है, उसको क्या है, बेहतर बनाने के लिए ये प्रजनन करवाया जाता है। इसके बाद है ट्रिपल क्रॉसिंग। दोस्तों ट्रिपल क्रॉसिंग क्या है दोस्तों, इस विधि में 2 अलग अलग नस्लों के एक ही प्रजाति के पशुओं को आपस में प्रजनन कराया जाता है। मतलब दोस्तों 3 ट्रिपल का होता है दोस्तों, 3 2 जैसे मान लो 2 नर के वीर्य लेके एक मादा में स्थानांतरण करना, या एक नर का वीर्य लेकर 2 मादाओं में स्थानांतरण करना। जैसे साहिवाल का सांड हो तो उसमें रावी और गिर गाय में उसके वीर्य को स्थानांतरण करना, उसके गर्भाशय के लिए। इसके बाद बात करें बैक क्रॉसिंग। दोस्तों बैक क्रॉसिंग क्या है, तो इसमें क्या है, इस विधि से एक शुद्ध नस्ल के पशु का प्रयोग कर संकर नस्ल को एक शुद्ध नस्ल में बदलना। क्या है दोस्तों, एक विधि है जो शुद्ध नस्ल के पशु को दूसरे संकर पशु की नस्ल में बदलना दोस्तों। इसके बाद है अगला है बदलने के लिए किया जाता है। इस विधि का प्रयोग पशु की आनुवंशिकी का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक काम में लेते हैं। दोस्तों बैक क्रॉसिंग क्या है, जो एक शुद्ध विधि है जो शुद्ध नस्ल के पशुओं को प्रयोग संकर नस्ल का एक शुद्ध नस्ल में बदलने के लिए किया जाता है, जो एक अच्छी नस्ल के लिए किया जाता है। तो इस विधि का प्रयोग जो आनुवंशिकी होते हैं उसका अध्ययन करने के लिए ज़्यादातर वैज्ञानिक
द्वारा ये विधि है, उसके लिए ये प्रयोग में लिया जाता है। इसके बाद संकर प्रजनन है, तो इसके लाभ क्या है? जो संकर प्रजनन कराया जाता है तो इसके लाभ भी क्या है? तो लाभ है, ये किसी भी नस्ल को वांछनीय गुण जो उसमें न हो पैदा करने के लिए मूल्य साधन है। जैसे मान लो कोई पशु हो, उसमें एक दुधारू, जैसे कोई गाय है वो दूध नहीं देती है, उसकी नस्ल है वो दूध कम उत्पादन करती है, तो क्या है उसमें प्रजनन करवाया जाता है। जो ज़्यादा दूध देती है उस गाय का उसमें क्या प्रजनन करवाया जाता है, ताकि उसकी जो अगली नस्ल आए वो ज़्यादा दूध उत्पादन कर सके। यह जर्म प्लाज्म में असंतुलित पैदा कर उसमें पुरुष संयोजन विविधता लाती हैं, जिससे नई नस्ल तैयार करने का अच्छा उद्देश्य पूरा करती है। ये जर्म प्लाज्म है जिसमें असंतुलन पैदा कर उसमें पुंज संयोजन विविधताएं लाई जाती हैं, जिससे क्या है नई नस्ल तैयार कर सके, इससे इसका अच्छा उद्देश्य है। ये वंशानुगत प्रसारण में विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए अत्यंत आसान साधन है। जो वंशानुगत है, जैसे मान लो उसका वंश बढ़ाने के लिए क्या है, ये एक विशेष अध्ययन है जो अत्यंत आसान तरीका है। इसको जो प्रजनन का संकर नस्ल द्वारा उसकी जो पीढ़ी है उसे जिंदा रखा जा सकता है। इसके बाद बात करें संकर नस्ल के पशु जो पहली पीढ़ी में दो नस्लों में से वांछनीय गुणसूत्रों के सम्मिलित से पैदा होते हैं, आमतौर पर तीव्र विकास और अस्तर शक्ति प्रदर्शन करते हैं। ये प्रजनन के प्रकार के प्रजनन उत्पन्न संतान अपने माता पिता से ज़्यादा किफ़ायती होते हैं और उसमें शारीरिक विकास तेजी से बढ़ता है, उसकी उत्पादन क्षमता ज़्यादा होती है। संकर प्रजनन इसलिए करवाया जाता है दोस्तों, पहला मुख्य उद्देश्य नस्ल सुधार, दूसरा मांस उत्पादन, तीसरा दूध उत्पादन और उसके जो अनुवांशिक हैं उस पर वैज्ञानिक रूप से रिसर्च करना, ये इसके संकर प्रजनन के लाभ हैं। इसके बाद दोस्तों लास्ट है संकर प्रजनन के नुकसान। अब दोस्तों लाभ है तो इसके नुकसान भी हो गए, तो नुकसान क्या क्या है? संकर नस्ल के पशुओं में प्रजनन गुण कुछ कम हो जाते हैं। जो संकर प्रजनन होते हैं उसमें जो प्रजनन की क्रिया के जो क्रिया करवाई जाती है, तो उसके बाद क्या है उसके जो गुण होते हैं वो दोस्तों कम हो जाते हैं। संकर प्रजनन हेतु 2 या 2 से ज़्यादा शुद्ध नस्लों का रखना जरूरी होता है। जो संकर नस्ल का है तो उसका क्या है रख रखाव, उसका वातावरण, उसके खान पीन, उसके रहन सहन दोस्तों क्या है उसमें ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है, ताकि संकर नस्ल के पशु पैदा किए जा सके, जिससे खर्चा भी बढ़ता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात है खर्चा, जो इसका व्यय होता है वो संकर प्रजनन क्या ज़्यादा होता है। दोस्तों आज जो कृत्रिम गर्भधान और जो प्राकृतिक गर्भधान था उसका विस्तृत रूप से हमने अध्ययन किया। दोस्तों 2 या 3 क्वेश्चन कृत्रिम गर्भधान से आ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं ऐसे शानदार वीडियो में। धन्यवाद।